गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोस आप सीक्वेंशियल मैनर में देख रहे होंगे और उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। उसी सीक्वेंस में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। ओके, और उस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सामने दो सर्किट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इन द फर्स्ट सर्किट दिस R1 and R2 they are in parallel, R3 and R4 they are also in parallel, and R5 is in series with these two parallel combination. मीन्स इस सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज लॉ ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। एंड इस सर्किट के अंदर एक सिंगल सेल कनेक्टेड है। इट मीन्स इस सर्किट किसी कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज या करंट किसी ब्रांच में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दीज 3 or 4 concepts, यानी by using Ohm's law, by using the laws of series and parallel combination, by using the concept of cells in series and cells in parallel, इनको हम यूज कर हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। इस सर्किट में आपको दो बैटरीज नजर आ रही होंगी, दो सेल्स नजर आ रहे होंगे, दे आर इन सीरीज एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के केस में भी हम इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो रजिस्टर्स है उनके सीरीज और पैरेलल लॉस को यूज करते हुए हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द करंट एंड इन ईच एंड एवरी ब्रांच। ओके, दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड सिंपल सर्किट, जिसमें हम ओम्स लॉ को यूज करते हुए सीरीज और पैरेलल लॉज ऑफ रेजिस्टेंस को यूज करते हुए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। बट नाउ लुक एट दिस सर्किट। इस टाइप के जो सर्किट्स हैं जहां पर हम क्लियरली सीरीज एंड पैरेलल लॉ ऑफ रेजिस्टेंस डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते और इवन सेल्स के लिए भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि these two cells are in parallel। यहां पर भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कॉन्सेप्ट और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कॉन्सेप्ट को भी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इवन इन दिस सर्किट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि ये जो दो सेल्स ना तो ये सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है। Cells are said to be in series if same current is flowing through them. Cells are said to be in parallel अगर उनके across terminal potential difference same है। यहाँ इस तरह का हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। And such type of circuits are called complex circuit। इस तरह के सर्किट्स को हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स सर्किट। ओके, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब है किसी ब्रांच में करंट को फाइंड आउट करना, किसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना या फिर किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि सॉल्विंग ए गिवन नेटवर्क। ओके, इन कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने दो स्टेटमेंट्स दिए एंड बाय यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स, बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट। ओके, एंड दीज लॉज आर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ व्हिच इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ and that law is also called current law because Kirchhoff's first law is applicable for a particular junction in the circuit and it is applicable for current meeting or leaving the junction. And the second law, Kirchhoff's second law, it is also called loop law and it is also called voltage law because this law is applicable for a closed loop in the circuit. That Kirchhoff's second law is used for potential drop across each and every component. Okay, now let us discuss one by one these two laws. अब ध्यान दीजिए कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को समझने के लिए सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं कि मान लेते हैं ये वाटर लाइन का नेटवर्क है। यहां से पानी इस ट्यूब के अंदर एंटर कर रहा है और आगे जाकर इस ट्यूब की 3 ब्रांचेस है। ओके, मान लेते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग पर सेकंड टू द ट्यूब इज W and water leaving this tube is W1, water leaving this tube is W2 and water leaving this tube is W3 and amount of water entering to the tube is always equal to the amount of water coming out from these 3 different tubes. Okay, यानी कि जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी इन तीनों ट्यूब से बाहर निकलेगा। मींस हम बोल सकते हैं कि इनकमिंग वाटर इज इक्वल टू द आउटगोइंग वाटर। अगर मान लेते हैं एक टैप बंद है, एक नल बंद है, एक चैनल को हम बंद कर देते हैं, इन दैट केस W1 विल बिकम इक्वल टू 0 एंड अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग यानी जो भी पानी यहां एंटर कर रहा है वो इन दोनों ट्यूब से बाहर निकलेगा। मींस अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग
is equal to the amount of water leaving through these two tubes. And Kirchhoff's first law is based on the same concept. Okay. Now let us consider that 5 different branches are meeting at any junction. Okay. And we are representing that junction by letter J. I1 is the current moving towards the junction, I2 is moving away from the junction, I3 is again moving towards the junction, and I4 is also moving towards the junction, and I5 is leaving the junction. According to this Kirchhoff's first law, okay, ध्यान देना कि हम सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है. क्या स्टेटमेंट है? दिस समेशन साइन रिप्रेजेंट एल्जेब्रिक सम. करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, we have to take their algebraic sum. The algebraic sum of current meeting at any junction is always equal to 0. लेकिन इस लॉ को यूज करने से पहले हमें एक इसका साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा. तो वो आप ध्यान दीजिए कि सपोज एनी करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ अगर करंट जा रही है, दैट करंट इज मार्क्ड एज पॉजिटिव. एंड इफ एनी करंट इज लीविंग द जंक्शन, अगर वो जंक्शन से दूर जा रही है, then that current is marked as negative. Okay. Now, how many branches are there and current through them? कितना है? I1, I2, I3, I4 and I5. Their sum is always equal to 0. उनका sum कितना होगा? 0 के इक्वल होगा. अब I1 current is moving towards the junction, hence it is taken as positive. I2 current is leaving the junction, hence it is taken as negative. Okay. I3 is moving towards the junction, this current is taken as positive. I4 is also moving towards the junction, इसको भी हम क्या लेंगे? Positive. And I5 is leaving the junction, hence it is marked as negative. तो ये साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए आप इस Kirchhoff's फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी नेटवर्क, फॉर मार्किंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. अगर बुक्स में इसके अलग अलग स्टेटमेंट है, हम चाहें तो उसके अगले पार्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, बट मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और करंट टुवर्ड्स द जंक्शन इज मार्क्ड एज पॉजिटिव, करंट लीविंग द जंक्शन इज मार्क्ड एज नेगेटिव. और इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम नेटवर्क में करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क कर सकते हैं. दिस Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, इट इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. यानी जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर आएगा, लेकिन करंट जितना एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर जाएगा. इसका क्या मतलब है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्जेस. मींस द Kirchhoff's फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जितना चार्ज जंक्शन में एंटर कर रहा है, जंक्शन की तरफ मूव कर रहा है, उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर भी मूव करेगा. ना Kirchhoff's सेकंड लॉ को समझने के लिए एक बार आप सामने ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या चीज नजर आ रहा है. कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है and it is raised from A to B. Okay, हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया. Means we have performed work. The work done is equal to W1. फिर इसको इस लेवल से उठाकर हमने इसको C लेवल तक पहुंचा दिया. And amount of work done in this case is W2. Total amount of work done की अगर हम बात करें, the net amount of work done in lifting the object from A to C is equal to W, and it is equal to W1 plus W2. इस एग्जांपल में आप ध्यान दें कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम A to B, the work done is W1. B से C की तरफ the work done is W2. Okay, these two work are done against the gravity, hence the work done can be considered as negative. But this work done is done by the gravity W3. It is taken as positive. Okay, अगर इस केस में हम मार्क करें कि the net amount of work done is equal to 0. Net amount of work done in moving the object from A to B, B to C and then from C to D. क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर से उसी लेवल पर पहुंच गया. इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ रखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वहां हम वर्क करेंगे and that work done is equal to the potential difference between the 2 points. लेकिन अगर चार्ज घूम फिरकर फिर से उसी पॉइंट पर आ जाता है, उसी लेवल पर आ जाता है, in that case the net amount of work done in moving the charge along a closed path is equal to 0. तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं Kirchhoff's सेकंड लॉ में. Now look at this circuit.
as current is flowing through the R1, okay, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है। इस तरह से इस सर्किट में कनेक्टेड ईच एंड एवरी कंपोनेंट के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, दोनों पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल पर होंगे, लेकिन क्योंकि दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट। Now, if we take the potential difference across A and C, that will be equal to potential difference across this component plus this component plus this component. Okay. Now, if we take the potential difference across A and D, उस केस में या तो हम इस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें, या फिर इन सभी कंपोनेंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका हम सम कंसीडर करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। बट इफ वी टेक द क्लोज लूप, अगर हम पूरा क्लोज लूप ले लें और अगर हम सभी कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम कैलकुलेट करें और फिर से हम ए पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, तो ए पॉइंट और ए पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन सभी कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके सम के इक्वल होगा। लेकिन क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है, पॉइंट सेम होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड फाइनल पोजीशन का जो पोटेंशियल है दोनों क्या है, फाइनल पोजीशन का जो पोटेंशियल है दोनों क्या है, सेम है। Therefore, the potential difference across A and A is equal to 0. And Kirchhoff's second law is based on the same principle. Okay? The statement of Kirchhoff's second law is that the algebraic sum of V is equal to 0. ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये Kirchhoff's second law का स्टेटमेंट है। क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ध्यान देना क्या स्टेटमेंट हमें लिखना है कि algebraic sum of potential drop across each and every component is 0, यानी कि हर कंपोनेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम कितना आएगा, 0। नाउ इसी सर्किट को हम ले लेते हैं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए लूप। नाउ लेट अस कंसीडर द लूप A B C D A, ओके। अगर हम इस क्लोज लूप को कंसीडर करते हैं तो यहां जो कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंपोनेंट R1 रेजिस्टेंस है और इसमें करंट कितनी है, I, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I1R। सेकंड कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, E1। थर्ड कंपोनेंट में करंट है I और उसका रेजिस्टेंस है R2, IR2। फोर्थ कंपोनेंट अगेन हमें यहां पर बैटरी नजर आ रही है, E2। इस कंपोनेंट से भी करंट कितनी है, I, तो इस कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR3 और इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, E3, एंड देयर सम इज इक्वल टू 0। उनका सम किसके इक्वल है, देयर सम इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कौन से पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे और कौन से पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन को समझना पड़ेगा, और वो जो साइन कन्वेंशन है वो सिंपल से साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है कि द राइज इन पोटेंशियल is taken as positive. Rise in potential is taken as positive and the fall in potential is taken as negative. तो दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं और पोटेंशियल बढ़ रहा है तो दैट राइज इन पोटेंशियल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर लूप के अलोंग हम मूव कर रहे हैं और पोटेंशियल कम हो रहा है तो दैट फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अब आप ध्यान दें कि यहां पर मैं एक पॉइंट मार्क कर देता हूं, जस्ट एक्स वाई। ओके, एक्स वाई, मैं इस कंपोनेंट के अक्रॉस मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए एक्स एंड वाई। हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम वाई टू एक्स, जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं। तो आप क्या चेक कर रहे हैं, हमें यह पता है कि करंट फ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल एंड टू लोअर पोटेंशियल एंड, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल लो है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है। ओके, तो ये लो पॉइंट है जब हम लूप के अलोंग मूव कर रहे हैं और इस कंपोनेंट को क्रॉस कर रहे हैं। वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट, मींस देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, जब हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, बैटरी को क्रॉस करते समय वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। यानी बैटरी को क्रॉस करते समय हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई टू लो, मींस देयर इज अ फॉल इन पोटेंशियल एंड दैट फॉल इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। ओके, अगेन यहां पर फिर से इस कंपोनेंट को देखो, यहां पर दो पॉइंट्स ऑलरेडी मार्क्ड है, इसलिए मैं अलग से मार्क नहीं कर रहा हूं, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ओके, तो आपको बी और सी पॉइंट नजर आ रहे होंगे। करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम सी टू बी, करंट का डायरेक्शन हमने जो मार्क कर रखा है वो है सी टू बी, एंड वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। यानी कि कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है, सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर है, बी पॉइंट। और हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम बी टू सी, मींस लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ। देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, rise in potential is taken as positive. Okay, now again if we cross the battery, so we are moving from positive of the battery to negative। positive का मतलब higher potential, negative का मतलब lower potential। तो जब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो we are moving from high to low, hence there is a fall in potential, fall in potential is taken as negative। okay, फिर इस कंपोनेंट को क्रॉस करते समय we are moving from this end to this end। करंट का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, करंट इज मूविंग फ्रॉम D टू, मान लेते हैं ये एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं Z। करंट इज मूविंग फ्रॉम D टू Z, इसका मतलब D पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड Z पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट। और लूप का डायरेक्शन क्या है, लो से हाई की तरफ, means there is a rise in potential and that rise in potential is taken as positive। okay, now while moving from D to A, अगेन एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, सेल नजर आ रहा है और उसका ईएमएफ है E3, एंड इन दिस केस वी आर मूविंग फ्रॉम D टू A, मींस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव, यानी कि लो से हाई की तरफ। द राइज इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव, एंड इन दिस वे वी कैन यूज द किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। किर्चॉफ्स लॉ को बेटर वे में समझने के लिए एक हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ ये सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, एंड इन दिस सर्किट वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। हमें इस 2 ओम करंट 2 ओम रजिस्टर से करंट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर किर्चॉफ्स लॉ को हमें यूज करना है, तो सबसे पहले करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मार्क करने के लिए हमें कौन सा लॉ यूज करना पड़ेगा, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब अगर हम करंट मार्क करते हैं, लेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट सेल is I1 and this current। हम करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी तरह से मार्क कर सकते हैं, लेकिन वहां जंक्शन के लिए किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ करेक्ट होना चाहिए। ओके, जंक्शन के लिए किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ करेक्ट होना चाहिए। अब यहां पर आप ध्यान दें, हम चाहें तो मान सकते हैं कि इस करंट का एक पार्ट इधर ट्रेवल कर रहा है और रिमेनिंग करंट इस 2 ओम रजिस्टर से फ्लो कर रही है। हम चाहें तो हम ये मान सकते हैं कि लेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड सेल इज I2, and these two current combines at point C and gives a total current of I1 plus I2। means इस जंक्शन पर जितने इनकमिंग करंट है उतने ही आउटगोइंग करंट है। I1 and I2 they combine at point C and moves through 2 ohm resistor। और G पॉइंट पर आने के बाद में फिर से करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, एंड करंट थ्रू दिस ब्रांच इज I1 एंड करंट थ्रू दिस ब्रांच इज I2। यानी कि इन दोनों जंक्शंस के लिए हमने किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ यूज किया है। हमें फाइंड आउट करना है करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। इसके लिए इस पूरे सर्किट के अंदर हमने दो अननोन को मार्क किया है, I1 एंड I2। इन ऑर्डर टू फाइंड द टू अननोन वी रिक्वायर 2 इक्वेशंस, और वो 2 इक्वेशंस हम बना सकते हैं बाय यूजिंग किर्चॉफ्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को यूज करते हुए लूप लॉ के लिए हम लूप लॉ अगर यूज करेंगे तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर हम I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक द लूप A B C G A। ओके, हम A B C G A हम इस लूप को मार्क कर रहे हैं, इस लूप को हम यूज कर रहे हैं, और इस लूप के लिए हम किर्चॉफ्स सेकंड लॉ को यूज करेंगे। ओके, अब इस लूप के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट तो ये बैटरी नजर आ रही है, इस बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 30। फिर अगला कंपोनेंट नजर आ रहा है 3 ओम रजिस्टर, एंड हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट I1। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 3I। फिर अगर हम बात करें अगला कंपोनेंट जो हमें नजर आ रहा है वो कितना है 2 ओम,
तो 2 ओम, उससे करंट कितनी है I1 प्लस I2, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। ओके, यहां कोई कंपोनेंट नहीं है एंड वी अगेन रीचेस टू पॉइंट ए, यानी हमारा लूप कंप्लीट हो गया एंड algebraic sum of potential drop across each and every component is equal to 0। क्वेश्चन ये उठता है साइन कन्वेंशन क्या यूज करेंगे, लूप का डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, नेगेटिव मतलब लो, पॉजिटिव मतलब हाई, मींस देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल एंड दैट राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, नाउ लुक एट दिस फिगर, यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम बी टू सी, लूप का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम बी टू सी। करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। अगर करंट बी से सी की तरफ फ्लो कर रही है, इसका मतलब बी इज एट हायर पोटेंशियल एंड सी इज एट लोअर पोटेंशियल। मींस व्हाइल मूविंग फ्रॉम बी टू सी वी आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, मींस देयर इज अ फॉलिंग पोटेंशियल एंड दैट फॉलिंग पोटेंशियल इज मार्क्ड एज नेगेटिव। ओके, नाउ इस केस में आप ध्यान दें कि व्हेन वी टेक द पार्ट C to G, C से G की तरफ का अगर हम पार्ट कंसीडर करें तो करंट का डायरेक्शन है C से G की तरफ, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है C इज एट हायर पोटेंशियल एंड G इज एट लोअर। लूप का डायरेक्शन क्या है C से G की तरफ, यानी कि हाई से लो की तरफ, हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट, मींस हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, इट मींस देयर इज अ फॉलिंग पोटेंशियल एंड दैट फॉलिंग पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव एंड देयर सम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी 5I1 plus I2 is equal to 30। okay? Now let us take another loop, क्योंकि दो अननोन है, हमें दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन हमें मिल गई है, इसको मैं थोड़ा जानबूझकर उल्टा मार्क कर रहा हूं, मैं मान लेते हैं इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, दैट इज G C D F G। इस लूप के लिए अगर हम फिर से किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करें तो पहले जो भी कंपोनेंट आ रहा है वो कंपोनेंट हम लिख देते हैं। पहला कंपोनेंट कौन सा है, 2 ओम रजिस्टर, करंट कितनी है I1 प्लस I2, तो इस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 2I1 प्लस I2। ओके, फिर अगला कंपोनेंट हमें क्या नजर आ रहा है, 4 ओम का रजिस्टर है, करंट कितनी है इस 4 ओम रजिस्टर से, यहां करंट कितनी है I2, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस 4I2। ओके, फिर हम एक और कंपोनेंट नजर आ रहा है जो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 40, और अगेन वी रीचेस टू पॉइंट G, मींस algebraic sum of potential drop across each and every component in the loop is 0। okay, अब आप ध्यान दें, in this case the direction of current is from C to G and current always flows from high potential end to low potential end। तो ये आपको नजर आ रहा होगा करंट फ्लो कर रही है हाई से लो की तरफ, लेकिन हमारा लूप का डायरेक्शन क्या है, लूप का डायरेक्शन है G से C की तरफ, यानी कि लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट, मींस वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल साइड। ओके, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। नाउ अगर हम बात करें C और D, करंट का डायरेक्शन है D से C की तरफ, मींस D इज एट हायर पोटेंशियल एंड C इज एट लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर लूप का डायरेक्शन है C से D की तरफ, यानी वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल पॉइंट टू हाई पोटेंशियल पॉइंट, लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं, तो राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। अब बैटरी को जब हम क्रॉस कर रहे हैं, बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लूप का डायरेक्शन है G C D F, यानी कि D से F की तरफ, तो हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल साइड टू नेगेटिव टर्मिनल साइड। पॉजिटिव का मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल, तो बैटरी को जब क्रॉस कर रहे हैं वी आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो। हाई टू लो का मतलब फॉलिंग पोटेंशियल एंड फॉलिंग पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो वी गेट दिस इक्वेशन। ओके, एंड दीज आर द टू इक्वेशंस। का इक्वेशंस के फॉर्मेट को अगर आप चेक करें तो देयर आर टू वेरिएबल्स I1 एंड I2, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उनको सॉल्व कर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 and we can also find the value of I2। okay, and therefore we can find the current through CG branch and it is equal to I1 plus I2, यानी कि 2 ओम रजिस्टर से कितनी करंट पास हो रही है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है जहां अगर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली
न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस रहेंगे। यानी कि मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे बताए हुए स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो इसी को फॉलो करो। और कोई किसी और बुक का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिक्स ना करें, नहीं तो ये क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें एक्यूरेसी के लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एक सिंगल जो आपने समझा है उसको फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। और कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स लिख सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।